इन लोगों ने पार्टी जो है वो बना दी, ठीक है, और उसको जिसे आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिस पर वो अपने हुकूक जो हैं वो विदाउट एनी डाउट उसको परसू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग के पहले ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी इनके बुनियादी मकासद जो थे जिनके लिए ये बनी थी, या इसने कहा कि हमने अपनी ये फॉर्मेशन की है, उसके बुनियादी मकासद क्या है। नंबर 1 उसने 3 पॉइंट सेट किए, जिसमें नंबर 1 था कि टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम टू कन्वे देयर डिमांड्स, ठीक है। एक तो ये कि मुसलमानों के जो हुकूक है, ठीक है, जो उनके हक बनते हैं, जो उन इंडियन उसके गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो हुकूक मिलने चाहिए, फिर जहां कहीं उनको उनके हुकूक से डिप्राइव किया जाता है, इस तमाम को पीसफुली अमन के तरीके से ब्रिटिशर्स को कन्वे करना कि ये हमारे हुकूक हैं या ये हमारे मुतालबे हैं, इस जगह ऐसा होना चाहिए, हमारे कम्युनिटी के लिए बेहतर है, हम अपनी कम्युनिटी के लिए ये मुतालबात चाह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये उनकी तरफ से मिलना और उनकी तरफ से पीसफुली कन्वे करना, ठीक है। ये एक अहम बात ये थी। नंबर 2 जो उसमें थी कि एक ये कि हुकूक के लिए आप कन्वे करेंगे। नंबर 2 जो अहम बात थी कि ये कन्वर्जन जो है, ये बात बताना जो है, ये बंदूक की नोक पे नहीं होगी, बल्कि इसके लिए अमन व अमान वाले पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी और कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा, ठीक है, कानूनी और आईनी रास्ता अपनाया जाएगा। अच्छा, नंबर 2 कि रिस्पेक्टफुल, इज्जत पर मबनी, ठीक है, इज्जत पर मबनी और पीसफुल अमन व अमान गवर्नमेंट के लिए इज्जत पर मबनी और अमन व अमान वाली फीलिंग्स आम मुस्लिम्स में उजागर की जाएंगी, उनको बढ़ाया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको फॉर्मुलेट किया जाएगा, उनको इन्हांस और कैटलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इनके दरमियान, जो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी थी, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्शंस को मुसलमानों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि अक्सर औकात जो आपको बताया जाता है कि इसमें आपके खिलाफ ये बातें हैं, वो बातें आपके खिलाफ एक्चुअली नहीं हैं, ठीक है, उनको ये एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट और मुस्लिम्स के दरमियान ये एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, कम्युनिकेटिंग टूल्स का किरदार अदा करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन फोरम का किरदार अदा करेंगे, जहां से हुकूमत की पॉलिसीज मुस्लिम लीग के जरिए आवाम तक पहुंचाई जाएंगी, बेहतर समझाई जाएंगी, और जो आवाम के मुतालबात हैं वो इस फोरम से आगे बढ़कर हुकूमत तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। मुसलमानों और कम्युनिटीज़ के दरमियान भी ब्रदरहुड, ठीक है, जो उसमें आप कह सकते हैं कि भाईचारे की फीलिंग्स जो हैं वो उजागर की जाएंगी, ठीक है, कि भाईचारे की फीलिंग्स इनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हों, इनके दरमियान भाईचारा डेवलप हो, ठीक है, और एक अमन वाली एक हेल्थी किस्म की एक्टिविटीज़ हों, बजाय इसके कि मुसलमान अंग्रेज़ों को भी अपना दुश्मन माने, मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिशर्स को भी अपना दुश्मन माने और हुकूमत को भी माने और कम्युनिटीज़ को भी माने। तो जब हर तरफ ये जंग सी कैफियत होगी, जब हर तरफ मुसलमान हर किसी से लड़ रहे होंगे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम, और ये इनको इस मौके, इस अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर देंगे कि ये प्रोग्रेस करके आगे बढ़ सके, ठीक है। ये इस असल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि मुसलमानों की अपनी प्रोग्रेस जो है वो हैम्पर हो जाएगी अगर वो इसी तरह से लगे रहे, हर किसी के साथ लड़ना, गवर्नमेंट के साथ भी दुश्मनी, हर एक के साथ इश्यूज बनाते रहे, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं बच्चे, इसमें चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव है 1913 में, लेकिन ये मैं अभी नहीं बता रहा, जब हम बंगाल की पार्टीशन करेंगे तो उसके साथ मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्यों किए, ठीक है। अब बच्चे हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक ने, इस इवेंट ने
या इस टॉपिक में जिस इवेंट को डिस्कस किया जा रहा है, इसने शायद मुसलमानों की तारीख बदल दी। अगर ये इवेंट ना होता, ठीक है, और मुसलमान खुद को ऑर्गेनाइज ना करते, अगर ये इवेंट ना होता तो मुसलमानों को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा ना होता, ठीक है। अगर ये इवेंट ना होता तो मुसलमान कभी ये बात, जिसे कह सकते हैं कि उनको इस बात की तरफ आगाही ना होती कि दे कैन डू वंडर्स विद मेयर पीसफुल मीन्स, ठीक है। ये वो जिसे आप कह सकते हैं कि तरीक़ेकार था, ये वो इवेंट था, ये वो स्टेप्स थे जिसने मुसलमानों को वॉर से पॉलिटिकल पावर की तरफ ले आए, जिसमें मुसलमानों को बंदूक के बजाय कलम के ज़रिए एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना सिखा दिया, ठीक है। और मुसलमानों को ये बात सिखाई कि बहुत अमन व अमान के तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अंदर रहते हुए भी, और जो प्रॉब्लमेटिक ज़राए हैं, ठीक है, जो पुरतशद्दुद या वायलेंस बेस्ड तौर तरीके हैं, उसको छोड़ के भी मुसलमान अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी, बच्चे, बरतानिया 1857 के बाद बरसगीर पाक व हिंद पर काबिज था, ठीक है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट। मुसलमान भी उनके, जिसे आप कह सकते हैं कि गुलामों में शामिल थे, बल्कि मुसलमानों के साथ तो उनका रवैया बहुत बदतर था, ठीक है। मुसलमानों के साथ तो उनका रवैया बहुत बदतर था, लिहाजा मुसलमान भी इसमें शामिल थे। अब अंग्रेज इस खत्ते को बेदर्दी से लूट रहा था और अपनी एम्पायर बड़ी से बड़ी कर रहा था, ठीक है। एक वाकया ऐसा हुआ, अच्छा, और लोकल फौज भी डेवलप कर रहा था। इस लोकल फौज में मुसलमान भी शामिल थे, मुस्लिम्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, खुसूसी तौर पर पंजाब के एरिया के जो मुस्लिम्स थे वो इसमें शामिल थे। अब एक वाकया ऐसा हुआ जिसने इस सारे उसको मामले को चेंज कर दिया, ठीक है, जिसने इस सारे इशू को अल्टर कर दिया और मुसलमानों को एक बहुत हार्ड चॉइस की तरफ ले आए। वो वाकया ये था कि मुसलमानों के ये जो दौर था 19 और 18 सेंचुरी, ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों के जवाल का दौर था, जब वो हुक्मरानी से ग़ुलामी की तरफ गए, बहुत सारे एरियाज़ में गए, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ में। अब बल्कान वॉर्स कह सकते हैं, जिसमें तुर्की ने बहुत सारा अपना यूरोपियन एरियाज़ जो हैं, ये अर्मेनिया और ये साइप्रस वगैरह लूज़ किए। फिर आप और बहुत सारे वॉर्स देख सकते हैं जिसमें उनको शिकस्त हुई। 1857 में फिर यहाँ पर मुग़ल का दौर ख़त्म हो गया। इसी तरह से मुसलमानों के पास एक सुल्तनत थी जिसे सुल्तनत उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर के नाम से याद किया जाता है। आजकल एक बहुत फेमस उसमें ड्रामा भी है, ठीक है, जिसको उर्दुगल कहते हैं। बुनियादी तौर पर खिलाफत उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर जो है ये कोई 15 सेंचुरी में डेवलप हुई, ठीक है, और इसने बहुत ज़्यादा राज किया। इवन इनका एक रूलर गुजरा है जिसको यूरोपियन सलमान द मैग्निफिसेंट कहते हैं, उसने कोई 53 कंट्रीज पर गवर्नमेंट की है, ठीक है। अब ये जो ओटोमन एम्पायर थी ये डिक्लाइन का शिकार थी, ठीक ठाक डिक्लाइन थी, एरियाज में से लूज कर लिए थे। आप बहुत सारे इसको और भी इश्यूज थे, इवन के मैं आपको शायद ये मिसाल दे भी चुका हूँ कि अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ने सुनी भी होगी कि यहाँ पर एक शेख जो था, शेख उल आज़म जो था, उसने करीबन कोई मेरे ख्याल में उसके एक फितवे की वजह से कोई 200 ईयर्स तक प्रिंटर, ये जो चाप खाना होता है, ठीक है, जिसमें बुक्स छपती हैं, प्रिंटिंग प्रेस, ये इस पर बैन लगा दी, इसको हराम करार दे दिया गया। तो टेक्नोलॉजी से दोस्ती का ये आलम था, ठीक है। डिक्लाइन भी थी, इट वॉज अ मेयर शेडो ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी। जो पहले ये होते थे उसका उशरे अशीर भी नहीं थे, बट सिंबॉलिक प्रेजेंस थी
मुसलमान उसके साथ बहुत अकीदत रखते थे, और आजकल अगर आप इस ड्रामे से देख लें कि इसके साथ इतनी अकीदत रखी जा रही है तो ओटोमन एम्पायर के साथ कितनी अकीदत होगी। फिर मुसलमानों को ये भी उम्मीद थी, इंडियन मुसलमानों को, कि चले अगर उसमें हमारे, जिसे आप कह सकते हैं कि एक मुग़ल एम्पायर चली गई है, लेकिन इसकी मौजूदगी से वो खुद को कुछ तसल्ली दे रहे थे। अब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है। इसमें दो साइड्स थी, लेकिन बरतानिया एक साइड पे था और दूसरी साइड पे इटली था और जर्मनी थे, और जर्मनी दूसरी साइड पे था, इटली और जर्मनी। जो तुर्क या ओटोमन एम्पायर थी, खिलाफत उस्मानिया, उन्होंने बरतानिया के मुखालिफ वाले कैंप में जाके उनका साथ दिया या उनके साथ अलायंस बना दी, ठीक है। उनका साथ दिया या उनके साथ अलायंस बना दी। अब मसला ये हुआ कि मुसलमानों को ये इशू था कि हम अगर बरतानिया की तरफ से लड़ते हैं सो एक्चुअली हम इनडायरेक्टली ओटोमन एम्पायर के साथ लड़ रहे हैं, और अगर नहीं लड़ते हैं तो इधर बरतानिया की गुलामी में है। तो बड़ा वो तज़्बुज़ब का शिकार हुए। इस पे कई एक मीटिंग्स हुई, लोगों ने अपने सेंटिमेंट्स जो है वो बरतानिया को कन्वे किए। बरतानिया भी इतने बड़े लोगों की आर्मी को लूज़ नहीं करना चाह रहा था। उसकी वजह यह है कि उन दिनों ज़्यादातर फाइट जो थी वो 10 ब 10 लड़ाई थी, या उसमें वेपन्स का इस्तेमाल इतना नहीं था जितना आजकल के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल दौर में है, ठीक है। तो लिहाजा उन दिनों इंसान की कदर वेपन से थोड़ी ज़्यादा थी। अब इन्होंने कहा कि अब ये तो बड़ा इशू बन गया है, तो बरतानिया ने मुसलमानों के साथ ये प्रॉमिस किया कि इन केस ऑफ आवर विक्ट्री आप हमारी तरफ से लड़ें, इन केस ऑफ अ विक्ट्री अगर हम जंग जीत गए तो ओटोमन एम्पायर को कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। मुसलमानों ने ये प्रॉमिस तो ले लिया, लेकिन वो आप लोग तो जानते हैं कि वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। उन्होंने जब वॉर शुरू हुई उसमें बहुत लोग मरे हैं, करोड़ों में इंसान मरे हैं, ठीक है। और दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी वॉर, ये वॉर अनप्रेसिडेंटेड थी, ऐसी पहले कभी नहीं हुई, ठीक है। जब ये वॉर स्टार्ट हो गई और जिसे आप कहते हैं मुसलमान जो है वो लड़े, बहुत सारे महाजों पे लड़ते रहे। बरतानिया ये जंग जीत गया। अब जीत गया, मुसलमानों का ऑब्वियसली, हिंद के मुसलमान, ये बहुत बड़ी आबादी थी। अभी जाके अंग्रेज़ों की आबादी 6 करोड़ हुई है, 6 करोड़ अभी हुई है। तो उन दिनों कितनी कम होती होगी। तो और यहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी उन दिनों भी, तो लिहाजा उनको पर्सनल चाहिए थे, बंदे चाहिए थे मरने के लिए। लिहाजा जब ये जंग जीत गए तो बरतानिया ने कुछ ऐसी एफर्ट्स, ऐसे कुछ इंटेंशंस शो किए, एफर्ट्स करनी शुरू कर दी, जिससे ये अंदाज़ा होने लगा कि शायद वो तुर्की को अब ओटोमन एम्पायर संभालने नहीं देगा। इसमें फिर बहुत सारे मुआहदे हुए, फिर उन सारे उसका बोझ उन पे डाला गया, उनके इलाके गिरवी रखे गए 1933 में। ये जो अक्सर आप कहते हैं कि 2023 में तारीख चेंज जो हो जाएगी और तुर्की जो है वो पावर के तौर पर आगे आ जाएगा, और इस तरह की बातें अक्सर आप जो करते हैं, इसकी बुनियादी हिस्ट्री यही है कि 1923 से फिर ये लीज पर रखे गए, ये लीबिया वगैरह, मिस्र, फिर ये सऊदी अरेबिया जो है ये अल सऊद फैमिली को दे दिया गया, ठीक है, जो तुर्क के मुखालिफ थे, ठीक है, जो तुर्क के मुखालिफ थे, लिहाजा उनको दे दिया गया। अच्छा, ये उनको दे दिया गया, जबकि बहुत सारे उसमें उसको तोड़ने की कोशिश की गई। जब मुसलमानों ने ये स्मेल किया कि जो हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था, जो हमारे साथ, जिसे आप कह सकते हैं कि हमें जो कहा गया था वो नहीं हो रहा, और हमसे फाइट करवा के हमें एक्सप्लॉइट किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया, ठीक है, उन्होंने 2 चीज़ों के लिए एक तहरीक शुरू की। एक, अंग्रेज़ों को उनका वादा याद दिलाने के लिए
कि दिस इज़ नॉट वर्थी ऑफ अ स्टेट कि वो कोई प्रॉमिस करे और बाद में उससे मुकर जाए, ठीक है। और नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए, लिहाजा ये तहरीक चूँकि खिलाफत को बचाने के लिए थी, ओटोमन एम्पायर या खिलाफत जो थी, ठीक है, उसको बचाने के लिए थी, इसी वजह से इसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। यानी वो मूवमेंट, वो तहरीक जिसका सोल पर्पस, जिसका इनिशिएट करने का मकसद बुनियादी तौर पर जिसकी बुनियाद या कोर पर्पस वो खिलाफत को बचाना था, वो खिलाफत मूवमेंट कहलाई, ठीक है। इसके इवेंट्स हम इसको डिटेल में पढ़ते भी हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बच्चे किस तरह से आवाज़ नहीं आ रही? उस्मान नसीर अली असगर शाह, मैसेज ना किया करो बच्चे, मैसेज बाद में कर दिया करो, फिर उसमें गपशप भी लगा लिया करेंगे, अभी उसका टाइम होता है। अच्छा, इससे खिलाफत की वजह से कोई क्वेश्चन अगर है तो जल्दी पूछो, फिर मैं इसके डिटेल्स की तरफ जा रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? वालेकुम सलाम हिकमत, और ये बच्चे इस हवाले से कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर मैं इसकी फर्दर डिटेल में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात कि जो वॉर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो 1914 से लेकर 1918 तक फाइट की गई थी, ठीक है। ये अपने को ने अपने पास याद रखना है, ये ना हो कि ये भूल जाएं। उबैदुल्लाह खान क्या कह रहे हैं? 2023 का क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे, फिर मैं आंसर करता हूँ इसको। मैसेज में बता दे उबैदुल्लाह खान। बच्चे इसमें 2023 जो है ना, ये बुनियादी तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ना यार, 2020 के बाद जो 2030 तक चीज़ें हैं ना, ये बहुत डिसाइडिंग है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत कुछ होंगे, जैसे चाइना अमेरिका प्रॉब्लम्स होंगी, रशिया इमर्ज करेगा, इंडिया जो है उसको अगर स्टॉप ना किया गया तो वो हेजेमोनिक चीज़ें लाएगा, सिवाय पाकिस्तानी उसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है, या उसकी राह में हायल है। तुर्की भी सर्वाइवल और रिवाइवल के उसमें है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। 2023 में वो अपने एरियाज वापस लेने की कोशिश तो करेगा, ठीक है, करेगा, उसके साथ एक मुआहदा हुआ है, लेकिन शायद ये अब मुमकिन नहीं है। मसलन 1892 में जब ये एरिया दिया गया था डेवरेंट लाइन के तहत 100 ईयर के लीज पर, अब इस एरिया को वापस जाना नामुमकिन है, क्योंकि कल्चरली यहाँ पर ऐसे लोग डेवलप हो गए हैं कि शायद वो उनमें से बहुत सौ ने, बल्कि मेजॉरिटी ने अफगानिस्तान तो देखा भी नहीं है, तो ये मुझे नहीं लगता कि मिल जाएंगे। हाँ, ब्लड शेड होगा उसमें बहुत ज़्यादा वॉर्स भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं, ये होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इनको वापस इतनी आसानी से मिल जाएंगे। इट विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। हाँ, ब्लड शेड हो सकता है। सर बच्चे, ये एहसन खान 1914 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1918 में ख़त्म हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई थी, 1945 में ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब खिलाफत मूवमेंट की कुछ चीज़ा बातें जो हैं, खिलाफत कमेटी जब बनी, ठीक है, कि इन तमाम एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, कि इन तमाम एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए और ये जो एफर्ट्स हैं इनको एक सिंगल फोर्स के तौर पर माइटी इफेक्ट दिया जाए, इसके लिए खिलाफत कमेटी बनी। कब बनी? 23 नवंबर 1919 को, और इसका नाम ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी रखा गया, ठीक है। फिर इस दौरान 1916 में जंग के दौरान भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, और 1916 में आप सिर्फ अभी इसको इतना ही समझ लें, बाद में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लखनऊ पैक्ट भी हुआ जिसमें हिंदुओं ने मुसलमान के जुदागाना हैसियत को तस्लीम किया और ये कहा कि बिल्कुल मुसलमान ही मुसलमानों को वोट डाल सकते हैं, ठीक है, ये हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है।
तो 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी बनी, ठीक है। अच्छा, इसका नाम ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी रखा गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी रही, और 1919 में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि वो मुसलमानों के साथ स्ट्रगल में शामिल हैं, और उसी के बाद फिर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। वो किसी भी तौर से उस नुकसान के लिए तैयार नहीं थे, उनको बेतहाशा नुकसान पहुंचा, ठीक है। उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, फिर इसके बाद बचे जो अहम उसमें नुक्ता है कि हिंदू मुस्लिम, गांधी जी जो हैं उन्होंने रोड फॉरवर्ड भी दिया, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से, और इवन हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल के खिलाफत कमेटी को, खिलाफत तहरीक को चलाया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को वो किया। खिलाफत डेलीगेशन एक वफ्द की सूरत में 1920 में, जिसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर लीड कर रहे थे, लंदन गया। वहाँ जाकर वो मुख्तलिफ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट के, उनसे मिले और उनको ये बात बताई कि अगर बरतानिया कोई ऐसा स्टेप लेता है जिसमें खिलाफत उस्मानिया को नुकसान पहुंचता है, तो मुसलमानान हिंद खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि वो इस मसले को, जिसे आप कह सकते हैं कि उतना ही परसू करेंगे, ठीक है, और इस मसले के लिए वो हर किस्म के एहतजाज के लिए तैयार हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रिटी ऑफ सेविस जब हो गई ना, तो बस इस ट्रिटी ऑफ सर्विस जो हो गई, तो इसके बाद प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गई, ठीक है। मई 1920 में ये फ्रांस में हुई थी। तुर्की जो फेट था वो डिसाइड कर दिया गया, उसकी किस्मत का फैसला कर दिया गया, ठीक है। और एम्पायर को जो थे, उसके जो ऑक्यूपेशन थे, जो उसके पास हिस्से थे एरिया से, यूरोप और एशिया में, उससे डिप्राइव्ड कर दिया गया। मई 1920 में जब ये ट्रिटी ऑफ सेविस हुई रशिया, उसमें फ्रांस में, इसके तहत जो इसके पास इलाके थे, जैसे अब यूरोप में थे ये अर्मेनिया और बोस्निया हर्ज़ेगोविना, इस तरह के बहुत सारे एरियाज जो थे, ये बल्कान वो स्टेट्स जो थी। फिर अफ्रीका में कुछ ममालिक थे इनके पास, फिर एशिया में कुछ एरियाज थे जैसे सऊदी अरेबिया, इनको फिर जुदा कर दिया गया, ठीक है, और इनको अलहदा करके तुर्की को इससे डिप्राइव कर दिया गया, ठीक है। ये बड़ा इसमें बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं, जुल्म हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली अब जब आप अपने एरियाज़ को डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर गिला भी उसमें से किसी बात का नहीं करना चाहिए। बच्चे, कल हम इसको कंक्लूड करके, ठीक है, फिर क्योंकि ये फिर नाकाम क्यों हुई, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इसमें आगे बढ़ने के बाद क्रिप्स मिशन वगैरह जो है उसके भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे।